चलिए फिर, जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में इकोनॉमिक्स के एक क्वेश्चन पर चर्चा कर रहे थे, आज उसी विषय में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उस पर आज चर्चा होगी। तो जैसा कि हम लोग 6 नंबर तक, जो मतलब 50 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए थे, सेबी भी हो गया था। एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन देख लिया जाए। हाँ, ये क्वेश्चन यहाँ तक हो गया था। कल यहाँ तक पिछले वाले क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे। कल यहाँ तक हम लोग चर्चा कर लिए थे। हाँ, नई औद्योगिक नीति तक हम लोग कल चर्चा कर चुके थे। तो कल नई औद्योगिक नीति तक क्वेश्चन में चर्चा हम लोग किए थे। आज जो हम लोग को चर्चा करना है वो इस क्वेश्चन पर चर्चा करना है। तो चलिए आज हम लोग इस क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो आज जो चर्चा होगा वो 46 नंबर क्वेश्चन पर होगा। हाँ, शायद 45 तक कर लिए थे। आज 46 नंबर क्वेश्चन पर चर्चा होगी। तो चलिए, आप लोग के सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोष भारत में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को के विनिवेश से राजस्व प्राप्त करता है। ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोष भारत में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश से राजस्व प्राप्त करता है। तो चलिए इसका हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा राष्ट्रीय निवेश कोष। तो इसका क्वेश्चन क्या होगा? राष्ट्रीय निवेश कोष। तो याद रखिए, जो भारत में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों के विनिवेश से राजस्व प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं राष्ट्रीय निवेश कोष। तो NIF होता है, ठीक। इसे नेशनल इन्वेस्ट फंड कहते हैं, इसे राष्ट्रीय निवेश कोष कहते हैं। चलिए इसके बारे में देखा जाए NIF के बारे में। तो NIF जो होता है, एक मिनट रुकिए, NIF, ये जो NIF है इसे राष्ट्रीय निवेश कोष कहेंगे। क्या कहेंगे? राष्ट्रीय निवेश कोष, ठीक। राष्ट्रीय निवेश कोष कहेंगे, ठीक है। चलिए इसके बारे में देखिए, ये जो होता है NIF जो होता है, जब कभी सरकार अपनी परिसंपत्तियों को या फिर सार्वजनिक उद्यमी परियोजनाओं से या फिर परिसंपत्ति बिक्री से, किससे? परिसंपत्ति बिक्री से, ठीक। जो राजस्व प्राप्त करती है, याद रखिए, जब सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो और चाहे राज्य सरकार हो, तो जब कभी सरकार अपनी परिसंपत्तियों को बेचती है या फिर सार्वजनिक उद्यमी परियोजनाओं से लाभ कमाती है, कहाँ से? तो जब कभी सरकार अपनी परिसंपत्ति को बेचती है, जैसे रेलवे प्राइवेट हो गया, जो भी हो, जब सरकार कभी ऐसा करती है कि कोई सरकारी प्रॉपर्टी को प्राइवेट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करती है या सार्वजनिक उद्यमी परियोजनाओं से लाभ कमाती है, तो उसे कहाँ रखती है? उसे NIF में रखती है। कहाँ रखती है? NIF में, ठीक है। तो याद रखिए, NIF में रखती है, और ये संचित निधि में शामिल नहीं होता। याद रखिए, तो याद रखिए, NIF जो होता है, तो जब कभी सरकार अपनी परिसंपत्तियों को बेचती है या सार्वजनिक उद्यमी परियोजनाओं से लाभ कमाती है, तो उसे संचित निधि में ना रख के कहाँ रखा जाता है? NIF में रखा जाता है, अर्थात राष्ट्रीय निवेश कोष में रखा जाता है। इसे तब रखा जाता है जब सरकार अपनी क्या करती हो? परिसंपत्तियों को बेचती हो, ठीक है, या सार्वजनिक उद्यमी परियोजनाओं से लाभ कमाती हो। NIF बनाने का उद्देश्य क्या था? तो NIF की स्थापना जो हुई थी 2005 में हुई। कब हुई? तो NIF की स्थापना 2005 में हुई।
ये क्या कहता है, ये राजस्व का उपभोग करता है। क्या करता है? राजस्व का उपभोग करता है। तो ये राजस्व का अगर उपभोग करता है तो कहाँ कहाँ करता है? उपभोग, उपभोग करता है। क्या करता है? उपभोग। तो कहाँ करता है? ये विकासात्मक उद्देश्य से। कहाँ करता है? विकासात्मक उद्देश्य। कौन सा उद्देश्य? तो विकासात्मक उद्देश्य। तो याद रखिए जो एनआईएफ होता है ये राजस्व का उपभोग करता है, अर्थात इसके अंदर जो पैसा होता है उसको ये क्या करता है, इसको उसको ये व्यय करता है। कहाँ व्यय करता है? तो विकासात्मक कार्यों में। कहाँ? कौन से कार्यों में? विकासात्मक कार्यों में। जैसे देश में सामाजिक कल्याण कार्यक्रम हो गया, तो अगर देश में कई सामाजिक कल्याण कार्यक्रम करना है तो उसमें पैसा इन्वेस्ट करती है, या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, अवसंरचना बनाना तो उसमें इन्वेस्ट करती है, या फिर बैंकों को पुनर्पंजीकरण करती है। ठीक है, तो अपना पैसा कहाँ कहाँ लगाती है? तो अपना पैसा जो होता है एनआईएफ अपना पैसा कहाँ लगाता है? या एनआईएफ जो होता है वो राजस्व को भोग कहाँ कहाँ करता है? तो सामाजिक कल्याण में करता है। इसमें जो पैसा रहता है वो कहाँ लगता है? सामाजिक कल्याण में लगता है। ठीक, और अवसंरचना में, अवसंरचना में जैसे कोई बांध हो गया, कोई पुल हो गया, ऐसे कोई भी देश में अवसंरचना का कार्य होगा उसमें लगेगा। और जो बैंक हैं, बैंक, तो बैंकों का पुनर्पंजीकरण करने में, क्या करने में? बैंकों का पुनर्पंजीकरण करने में। ठीक है, तो यहाँ किसका पैसा खर्च होता है? तो यहाँ खर्च होता है एनआईएफ का पैसा। ठीक है, आगे अगर इसमें हम लोग और देखें एनआईएफ में आगे, तो ये जो एनआईएफ है, ये जो एनआईएफ है, ये एनआईएफ वित्त मंत्रालय के अधीन, किसके अधीन? तो किसके अधीन कार्य करता है? वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करेगा। किसके अधीन? वित्त, एक मिनट रुक जाइए, इसे बढ़ा लिया जाए। तो किसके अधीन कार्य करता है? ये वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो यानी एनआईएफ किसके अधीन कार्य करता है? तो एनआईएफ जो होता है वो वित्त मंत्रालय के अधीन निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के अंतर्गत क्या करता है? काम करता है। तो एनआईएफ जो होता है वो वित्त मंत्रालय के अधीन निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के अंतर्गत क्या करता है? कार्य करता है। ठीक है, एनआईएफ भारत के संचय निधि में नहीं रखा जाता। तो याद रखिए एनआईएफ जो होता है, एनआईएफ में जो पैसा होता है वो कहाँ शामिल नहीं होता? वो संचित निधि में शामिल नहीं होता। किस में शामिल नहीं होता? संचित निधि में। ठीक है, याद रहेगा। ठीक, इसे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये भारत में, कहाँ? भारत में लोक लेखा के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? लोक लेखा के अंतर्गत, लोक लेखा के अंतर्गत एक क्या है? आरक्षित कोष है। क्या है ये? आरक्षित कोष है। ठीक है, याद रहेगा। तो ये एनआईएफ जो होता है एनआईएफ वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है। एनआईएफ जो होता है एनआईएफ में जो पैसा होता है वो संचित निधि में शामिल नहीं होता। कहाँ शामिल नहीं होता? संचित निधि में शामिल नहीं होता। और इसका प्रयोग जो होता है वो लोक लेखा कार्यों में किया जाता है, अर्थात ये लोक लेखा के अंतर्गत क्या है? आरक्षित कोष में इस पैसे को रखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चला जाए। शायद समझ में आया होगा, बेहतर थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा। चलिए आगे देखा जाए। अब एक क्वेश्चन आपके सामने आता है, केंद्रीय सिविल नियम 1972 के तहत चाइल्ड केयर लीव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। ठीक, एक मिनट रुकिए।
एक मिनट रुक जाइए बस। ठीक, चलिए शायद इसमें बेहतर समझ में आएगा। तो ये क्या कह रहा है, कह रहा केंद्रीय सिविल सेवा छुट्टी अधिनियम 1972। ठीक, तो केंद्रीय सिविल सेवा छुट्टी अधिनियम 1972 किसकी बात करिए, तो केंद्रीय सिविल सेवा छुट्टी नियम 1972 के अंतर्गत चाइल्ड केयर लीव, क्या कह रहा है, चाइल्ड केयर लीव के संदर्भ में यह कथन पूछ रहा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों वाली महिला कर्मचारी को अपने बच्चों की देखभाल के लिए 1 वर्ष की CCL की अनुमति होती है। ठीक, तो याद रखिए ये क्वेश्चन गलत है। इसमें क्या हो जाता है, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे वाले महिलाओं के लिए, मतलब ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से कम है, उन महिलाओं को 1 साल की नहीं 2 साल की CCL प्राप्त होती है। ठीक है, केंद्रीय सिविल सेवा प्राप्त होती है। ठीक है, याद रहेगा। आगे क्या कह रहा दिव्यांग बच्चों के मामले में कोई सीमा आयु नहीं है, बिल्कुल ये सही है। ठीक, आगे किसी महिला को चाइल्ड केयर लीव देने से मना करना संविधान का उल्लंघन है, बिल्कुल उल्लंघन है। ठीक है, याद रखिए। तो आगे चला जाए, किसी महिला को चाइल्ड केयर लीव देने से मना करना संविधान का उल्लंघन है, बिल्कुल उल्लंघन है। ठीक है, चला जाए, आर्टिकल 42 में भी इसकी चर्चा की गई प्रसूति आराम के लिए। चलिए आगे चला जाए, इसमें कुछ था नहीं तो उसमें बताने लगा, कुछ ऐसा दिखा नहीं तो इसलिए पता नहीं। चलिए आगे देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने आता है। चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन आया, ध्यान से देखिए इसे। कह रहा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के संदर्भ में विचार कीजिए। ये वही सेबी है जो भारत में स्टॉक एक्सचेंज को क्या करती है, विनियमित करती है। ठीक है, पढ़ा है पीछे। तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है यह एक वैधानिक निकाय है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है यह एक वैधानिक निकाय है, कह रहा है यह स्टॉक एक्सचेंजों में शेयर ब्रोकर, अंडर राइटर और म्यूचुअल फंड जैसे सभी मध्यस्थों को विनियमित करता है। चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपसे बताइए। तो याद रखिए ये भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी जो है यह एक वैधानिक निकाय है। तो बिल्कुल यह क्या है, यह एक वैधानिक निकाय है। तो सेबी भारत में क्या है, एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1992 में की गई थी। कब की गई थी, 1992 में। तो सेबी की स्थापना कब की गई, सेबी की स्थापना 1992 में की गई थी। ठीक है, याद रहेगा। और एक ऐसा निकाय है, ये वैधानिक निकाय है। ये क्या करता है, यह स्टॉक एक्सचेंज, पीछे चर्चा किए थे, यह स्टॉक एक्सचेंजों में शेयर ब्रोकर, अंडर राइटर और म्यूचुअल फंड जैसे मध्यस्थों को विनियमित करता है। तो बिल्कुल इसका काम ही होता है कि स्टॉक एक्सचेंजों में जो शेयर ब्रोकर होते हैं, अंडर राइटर होते हैं, म्यूचुअल फंड जैसे सभी मध्यस्थ करने वाले होते हैं, उनको क्या किया जाए, उन्हें विनियमित किया जाए। याद रखिए इसका और काम क्या होता है, इसका काम अगर हम लोग देखें तो इसका कुछ और काम है। इसके काम क्या है, इसके काम है पूंजी बाजार में, जैसे प्राथमिक और द्वितीय विभाग के अंतर्गत आता है, तो पूंजी बाजार में हो रहे स्टॉक एक्सचेंजों की जांच करना। ठीक, उसमें नज़र बनाए रखना कि कहीं वहाँ अंडर राइटर तो नहीं हो रहा है या शेयर ब्रोकर तो नहीं है, इन सभी चीज़ों का जांच करना होता है। याद रखिए सेबी दंड भी लगाता है। ठीक, अगर ये दोषी पाएगा तो इसका काम क्या होता है, दंड लगाना भी इसका क्या होता है, काम होता है। ठीक है, और ये क्या कर सकती है, कदाचार की जांच कर सकती है। ठीक है, और ये तलाश जब्ती की कार्रवाई भी कर सकती है। याद रखिए सेबी अगर चाहे तो तलाश और जब्ती की क्या कर सकती है, कार्रवाई भी कर सकती है। ठीक है, कार्रवाई कर सकती है। ठीक है, अगर देखें तो सेबी जो सेबी होता है, सेबी में एक अध्यक्ष होता है, और 8 अन्य सदस्य होते हैं। क्या होते हैं, अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, तो सेबी में क्या होता है, सेबी में एक अध्यक्ष होता है, और 8 क्या होते हैं, अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, चलिए मान लीजिए
अगर सेबी के फैसले से कोई खुश नहीं है, मान लीजिए कि सेबी किसी के परिप्रेक्ष्य में तलाश जब्ती की कार्रवाई किया और वो व्यक्ति जिसकी तलाश से जब्ती हुई या ऐसा कोई व्यक्ति जो स्टॉक एक्सचेंजों में हेरफेर कर रहा था, अगर वो सेबी की कार्रवाई से खुश नहीं है, सेबी के निर्णय से खुश नहीं है, क्योंकि सेबी जांच भी करती है, सेबी अपना निर्णय भी देती है, सेबी दंड भी लगाती है, सेबी तलाश जब्ती की कार्रवाई भी करती है, किसमें, स्टॉक एक्सचेंजों में हो रहे हेरफेर में। देखिए मान लीजिए कोई अभियुक्त है जो सेबी के कार्रवाई से खुश नहीं है, तो उसके लिए अलग से प्रतिभूति अपीलीय प्राधिकरण के क्या किया गया है, नियुक्ति किया गया। क्या किया गया है, प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण। तो याद रखिए, अगर कभी आता है एग्जाम में कि प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण क्या है, तो प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण जो होती है वो एक ऐसा विभाग है जिसे हम लोग SAT भी कहते हैं। क्या कहते हैं, SAT। यह एक ऐसा विभाग है जहां सेबी के निर्णय से खुश व्यक्ति, जो मान लीजिए सेबी के निर्णय से जो व्यक्ति खुश नहीं होता है, वो यहाँ क्या कर सकता है, अपने लिए सुनवाई की कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, आगे चला जाए। चलिए आगे देखा जाए। चलिए आपके सामने क्वेश्चन आता है। ठीक, चलिए अभी पीछे हम पढ़ाए थे, ये जहाँ हम बताए थे उचित, वो क्या कहते हैं, क्या बताए थे वहाँ पे आप लोग को, एक बताए थे जो 22 फसलों में MSP में पढ़ाए थे आप लोग को, MSP में। तो MSP में बताए थे कि 22 फसलों के लिए भारत सरकार MSP देती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य देती है, जबकि एक ऐसा फसल है जिसके लिए भारत सरकार क्या करती है, उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP जारी करती है। तो किसके लिए जारी करती है, तो गन्ना के लिए जारी करती है। किसके लिए, गन्ना के लिए। तो क्या जारी करती है, FRP। तो याद रखिए FRP किसके लिए जारी किया जाता है, तो FRP जो जारी किया जाता है वो केवल और केवल किसके लिए, गन्ना के लिए। किसके लिए, गन्ना के लिए। जबकि MSP किसके लिए जारी किया जाता है, MSP 22 फसलों के लिए जारी किया जाता है। कितने फसलों के लिए, 22 फसलों के लिए। ठीक है, याद रहेगा। अगर हम लोग आगे चलें तो इसमें अगर देखें हम लोग, तो ये जो उचित एवं लाभकारी मूल्य है, क्या है, उचित एवं लाभकारी मूल्य। तो ये जो उचित एवं लाभकारी मूल्य है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, FRP कहते हैं। FRP ये किस पे दिया जाता है, केवल एक फसल, किस पे, गन्ना पे। ठीक है, यह किसके द्वारा इसकी घोषणा की जाती है, तो इसकी जो घोषणा की जाती है, FRP की जो घोषणा की जाती है, वो केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा, मंत्रालय द्वारा। तो याद रखिए, चलिए देखिए ध्यान से, जो उचित एवं लाभकारी जो मूल्य होता है वो FRP जो होता है वो केवल गन्ना पे दिया जाता है। थोड़ा सा मैनेज करिए, चूँकि ये हमको लगता है ख़राब हो गया है। किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो FRP केवल एक फसलों पर, किस पे, गन्ना पे। इसकी घोषणा कौन करता है, इसकी जो घोषणा की जाती है वो केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा किसकी की जाती है, इसकी घोषणा की जाती है। ठीक है, चलिए आगे चला जाए। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने आता है, इसे देख लिया जाए। ये आता है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जिन्हें भारतीय योजनाओं के वस्तुकार के रूप में भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित थे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए ध्यान से देखिए। तो जो महालनोबिस थे ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित थे, इसे हम पढ़ाए थे क्लास में। ठीक, तो याद रखिए, तो जो प्रशांत चंद्र महालनोबिस है ये भारत में हो रही द्वितीय पंचवर्षीय योजना से क्या थे, संबंधित थे। ठीक है, याद रखिए। और ये जो थे ये भारत में भारतीय सांख्यिकी संस्था, किसकी, भारतीय
सांख्यिकी संस्था ISI, किसका? ISI की स्थापना भी किए थे। क्या किए हैं? स्थापना। तो याद रखिए, भारत में भारतीय सांख्यिकी संस्थान अर्थात ISI की स्थापना कौन किया है? तो ये कौन किए हैं? तो प्रशांत महालनोबिस किए थे। ठीक है, याद रहिएगा। इन्होंने एक पत्रिका भी प्रकाशित किया, उसका नाम था सांख्य। क्या नाम था? सांख्य। ठीक, तो सांख्य नामक पत्रिका कौन प्रकाशित किया? तो सांख्य नामक जर्नल का प्रकाशन कौन किया? तो महालनोबिस ने किया था। ठीक है, ये विदेशी अर्थशास्त्रियों को क्या किए थे? आमंत्रित भी किए थे। ठीक है, विदेशी अर्थशास्त्रियों को क्या किए थे? भारत में आमंत्रित किए थे। क्या किए थे? आमंत्रित किए। तो याद रखिए, तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस जो है किस पंचसूत्री योजना संबंधित है? तो द्वितीय। ठीक, चलिए आखिरी नंबर क्वेश्चन पर चला जाए। ये आखिरी आ गया। चलिए इसे ध्यान से देखा जाए। ये लास्ट क्वेश्चन आज का है। देखिए ध्यान से, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि रेपो दर में कमी अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में कमी आती है। तो कह रहा है रेपो दर में कमी से, किसमें? तो रेपो दर में कमी से अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में कमी आती है, ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है रेपो दर में वृद्धि से वस्तुओं की कीमत में कमी होती है, यह कह रहा है। तीसरा कह रहा है उपभोक्ता उन्मुख में कौन से अर्थव्यवस्था कुशल मौद्रिक नीति संचरण में। ठीक, अच्छा, इसे क्वेश्चन क्या था? ये क्वेश्चन है मौद्रिक नीति संचरण का। किसका है? मौद्रिक नीति संचरण। तो याद रखिए, मौद्रिक नीति संचरण का मतलब क्या होता है? ये RBI द्वारा की गई कार्रवाई होती है। ठीक है, तो याद रखिए मौद्रिक नीति संचरण कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? मौद्रिक नीति संचरण। आज थोड़ा सा चल नहीं रहा है, मैनेज करिए थोड़ा सा। इसे मौद्रिक नीति संचरण क्या होता है? ये RBI द्वारा की गई कार्रवाई होती है। तो याद रखिए, RBI द्वारा की गई कार्रवाई को क्या कहते हैं? मौद्रिक नीति संचरण कहते हैं। क्या कहते हैं? मौद्रिक नीति संचरण। तो RBI द्वारा की गई कार्रवाई होती है। किसके द्वारा? RBI द्वारा की गई कार्रवाई। किसके द्वारा की गई कार्रवाई? तो RBI द्वारा की गई कार्रवाई को ही क्या कहते हैं? उसे मौद्रिक नीति संचरण कहते हैं। याद रखिए, जब RBI क्या कर देता है? रेपो दर कम करता है। क्या करता है? जो ऊपर दिया गया है। अगर RBI रेपो दर कम करेगा, याद रखिए, अगर RBI रेपो दर कम करता है, समझिए ये RBI है, अगर RBI रेपो दर कम करेगी तो याद रखिए जो वाणिज्यिक बैंक है वो अधिक से अधिक क्या लेंगे? ऋण लेंगे। किससे? RBI से। अगर जब कभी रेपो दर कम होता है, रेपो दर कम होगा, अर्थात याद रखिए पैसों पर टैक्स कम होता है, तो रेपो दर कम होने से जो वाणिज्यिक बैंक है वो RBI से अधिक से अधिक पैसा ग्रहण करेंगे। अगर वाणिज्यिक बैंकों के पास अधिक से अधिक पैसा आता है तो याद रखिए अधिक से अधिक पैसा आएगा तो ये कम ऋण पर किसे देंगी? जनता को देंगे। ठीक है, तो जनता के पास क्या होगा? पैसा अधिक से अधिक होगा। तो यहाँ क्या कहा था? रेपो दर में कमी से अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में कमी आती नहीं। रेपो दर कब किया जाएगा? तो मुद्रा आपूर्ति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो याद रखिए ये वाला कथन क्या है? ये वाला कथन टोटल गलत है। तो जब कभी भी RBI रेपो दर को कम करती है तो इससे बैंक जो होते हैं अधिक से अधिक पैसा किसे लेते हैं? RBI से ऋण के रूप में लेते हैं, और वो क्या करते हैं? जनता को कम से कम ऋणों में बांट देते हैं, जिससे क्या होता है? बाजार में मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है कि रेपो दर वृद्धि से वस्तु की कीमत में क्या आती है? कमी आती है। तो बिल्कुल यदि रेपो दर बढ़ा दिया जाएगा, रेपो दर बढ़ाने से ये जो वाणिज्यिक बैंक है ये कम से कम किससे पैसा लेंगे? तो ये कम से कम किससे पैसा लेंगे? RBI से। इससे क्या हो सकता है? इससे वस्तु की कीमत में क्या आ सकती है? वृद्धि आ सकती है। तो ये वाला कथन क्या था? सही था। ठीक है, चला जाएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना बहुत है, चूँकि आज ये क्लास यहीं पर ख़त्म होता है। इतना ही क्वेश्चन था। तो आज हम लोग टोटल कितना क्वेश्चन किए? 50 क्वेश्चन हो गया। अब आगे का क्लास हम लोग कल करेंगे कंटिन्यू। अभी 20 दिन का और समझिए 20 नहीं तो 10 दिन का और क्लास है जो कंटिन्यू होगा, तो जाके 50 क्वेश्चन ख़त्म होगा। 15 दिन का और क्वेश्चन है। ठीक, चलिए आगे चला जाए। अब इसे क्लास यहीं पर रोका जाए, कल आगे का क्लास किया जाएगा। आज के लिए बस इतना।